नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 आज रहेगा। और इसके पहले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने रिलेशन के जितने टाइप्स होते हैं सब के बारे में डिस्कस कर लिया है, सबके बारे में बता दिया है। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स यानी कि पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़े हैं रिलेशन के बारे में, आज उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को रेगुलरली एक जो टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, एक क्लास को आप सीक्वेंस वाइज देखते रहिए। आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप मैथ्स सीख जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से हम और अच्छे से कैसे रिलेशन के टाइप्स को समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कल करा चुके थे, ये NCERT का एग्जाम्पल था जिसमें आप ट्रायंगल के सेट बनाए हुए थे। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि उदाहरण संख्या 3 आपकी बुक में दिया गया है। मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग बुक में देखेंगे तो पाएंगे। लिखा है लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन यल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2. L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। कहा गया है कि लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब मान लीजिए या माना कि यल क्या है, एक प्लेन में स्थित सभी रेखाओं का एक सेट है, समुच्चय है। समुच्चय किसका बनाया गया, यहाँ पे एक प्लेन है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड ही है। इस व्हाइट बोर्ड पर जितने प्रकार की रेखाएं होती हैं हमने सब रेखाओं को खींच दिया और उनका एक सेट बना दिया। उसी सेट पे यहाँ पे बात किया गया है। और कहा जा रहा है कि उसमें से 2 रेखाएं तब जाके रिलेशन में आएंगी जब वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तब L1, मान लीजिए पहली रेखा और दूसरी रेखा, मान लीजिए एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा L2 है। L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो हम अपने रिलेशन के एलिमेंट में उस L1, L2 ऑर्डर पेयर को शामिल कर देंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ। तो क्वेश्चन कहा है कि सेट, तो एक सेट दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि सेट जो है, सेट किसका है, सेट को किससे दिखाया गया, यल से। और कैसा सेट है, सेट है सेट ऑफ ऑल लाइंस, ऑफ ऑल लाइंस, जो सभी रेखाएं होती हैं उनका ये सेट है। लाइंस मतलब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस यानी कि तिर्यक रेखा, लंबवत रेखा, समांतर रेखा, ये सारी लाइनों का एक सेट है। उसके बाद एक रिलेशन भी डिफाइन किया गया है। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट L to L पर। सेट L to L पर एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि रिलेशन जो है वो, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो L1 यानी कि उसमें से एक रेखा दूसरे के साथ रिलेशन में होगी यदि सच दैट, इस प्रकार से है कि L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत, परपेंडिकुलर टू L2। तो आपको प्रूव करके बताना है कि सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। शो दैट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि शो दैट जो रिलेशन है, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को हिंदी में सममित बोलते हैं। ये सारी बातें हम पिछले जो लेक्चर्स किए हुए हैं उनमें किया। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि ना तो वह स्वातुल्य संबंध है और ना ही संक्रामक संबंध है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वातुल्य।
तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपको सेट एक चाहिए, तब जाके रिलेशन बना पाएंगे। तो सेट आपको दिया है, सेट है यल लाइंस का सेट है, सभी रेखाओं का सेट है। तो ध्यान से सुनिए, इस रिलेशन को आपको पढ़ना आना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत है, लंबवत पढ़ना आना चाहिए। मतलब ये दो रेखाएं आपस में तभी रिलेशन में आएंगी, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर में तभी लिए जाएंगे जब वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्ड पेयर वहाँ से चुनने हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग? अगर ये भाई देखिए, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को देखते हैं इसको। तो आपको प्रूव करके बताना है कि ये जो रिलेशन है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना तो वो ट्रांजिटिव है, बट वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को ही चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, पहला रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वातुल्य, स्वातुल्य स्वातुल्य के लिए क्या करते हैं, तो स्वातुल्य के लिए वही ना, प्रत्येक के डबलेट्स होने चाहिए, ए टाइप, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये बताइए, हमने एक ये लाइन खींच दी, मान लीजिए ये कोई लाइन है L1, ये कोई लाइन है L1। तो L1 अब एक दूसरी लाइन भी वही लाइन होनी चाहिए। मतलब दो लाइन का ऑर्डर पेयर बनाना, दो लाइन का रिलेशन हमेशा दो लोगों में बनता है ना। तो उसी के साथ रिलेशन तब बनेगा जब ये वाली लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो। तो कोई भी रेखा खुद के परपेंडिकुलर कहाँ हो सकती है? अरे ये एक लाइन है और फिर से वही लाइन है, तो ये दोनों कहाँ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा, पर एक लाइन तो ये है और दूसरी भी यही है, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एनी लाइन्स cannot be perpendicular itself, यानी कि कोई भी रेखा स्वयं के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब है कि हेंस L1 या L1 टाइप, L1 यहाँ पे लिखा गया। मान लीजिए दो रेखाएं में एक रेखा L1 है, तो L1 को स्टार कर दिया। L1 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इसका मतलब है ना तो L1 के साथ रिलेशन होगा, और L2 मान लीजिए दूसरी रेखा है, तो L2 के साथ L2 बिलोंग नहीं करेगा। ये बिलोंग तब करता जब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता। तो एक ही रेखा कभी भी स्वयं के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कब ये इनके ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन में एलिमेंट के रूप में कब शामिल कर लेते? जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, और हमने देखा कि ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध ये नहीं है। अगला दूसरा बात करते हैं, दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक। मतलब इसी में दूसरे वाले टाइप को देखेंगे सिमेट्रिक, हिंदी में बोलेंगे सममित। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर L1 L2, यहाँ पे लिखेंगे कि माना L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, हिंदी में बोलेंगे लेट बी L1 इज परपेंडिकुलर L2। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L1 कामा L2 बिलोंग कर जाएगा उस रिलेशन में। हमने मान लिया कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो रिलेशन में आएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो रिलेशन में आएगा। तो परपेंडिकुलर है इसलिए ये रिलेशन में आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए सिमेट्रिक में क्या कहा जाता है कि अगर L1 L2 के साथ ऑर्डर पेयर में है तो L2 L1 के साथ भी होना चाहिए।
तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर L2 L1 पर परपेंडिकुलर L2 L1 भी होगा। मतलब निकल के ये आ रहा है कि L2 और L1 भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऐसा ज़रूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा। समझा देते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है L1, अब ये दूसरी रेखा है L2, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा है। अब ज़रा मुझे बताएं आप कि ये वाली जो रेखा है वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाली रेखा इसके साथ 90 बना रही है, तो ये इसके साथ भी तो बना रही है। और 90 डिग्री, अगर दो रेखाएं अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए, ये इसके साथ अगर बना रहा है तो ये इसके साथ भी बना रहा है, इसलिए L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। इसलिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो L2 L1 भी इस रिलेशन में आएंगे। ऐसे L3 L4 के लिए भी होगा। तो ऐसे कोई भी दो लाइन्स अगर उठाएंगे, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका उल्टा भी उस पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे प्रत्येक दो लाइन के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस फॉर ऑल सबके लिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप दूसरा तीसरा उठा रहे हैं और वो मान लेना कि वो दूसरा तीसरा जो यानी कि L2 L3 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो L3 L2 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हेंस फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। हेंस फॉर ऑल L1 L2 इज बिलोंगिंग इन रिलेशन, साथ ही साथ L2 L1 इज आल्सो सॉरी ये गलत है। ये दोनों तरफ से तीर लगाने का मतलब ये होगा कि अगर L1 L2 के रिलेशन में होगा तो L2 L1 के भी यानी कि उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। हेंस दोनों तरफ से तीर लगाने का मतलब यही हुआ। अच्छे से लगा देते हैं। हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अच्छे से समझिए, डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए रिलेशन की। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। अगर एक रेखा किसी रेखा पर परपेंडिकुलर है तो वो जिस पर परपेंडिकुलर है वो उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरा पे बात करते हैं। और तीसरा जो होगा आपका वो है आपका ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसका मिटा के ट्रांजिटिव की ही बात करते हैं। तीसरा आपको दिखाना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यानी कि संक्रामक है कि नहीं है। भैया संक्रामक में आपने क्या सीखा था कि अगर AB बिलोंग करता है उस रिलेशन में, BC बिलोंग करता है उस रिलेशन में, तो AC भी बिलोंग करे। यही बात आपने संक्रामक में सीखा था। संक्रामक में आपने क्या सीखा था कि अगर A, B उस रिलेशन में आए तथा B, C भी उस रिलेशन में आए तो A, C भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यही आपने सीखा था संक्रामक में। याद करिए, आपको यही हमने सिखाया था। अभी कल के ही लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो कल के ही लेक्चर में हमने आपको बताया था ये बात। तो यहाँ पे A और B, C की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे रेखाओं की बात की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ये छोटा सा यहाँ पे जो L सेट है ये लिख के दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई रेखा L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, ऐसे डॉट 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 करके रेखाएं हैं। तो मान लेंगे कि L1 और L2 इस रिलेशन में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट बी द L1 परपेंडिकुलर L2 एंड देखिए, अब ये है AB, BC में वही होगा जो L2 से शुरू होगा। एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 पे।
तो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी, बी सी के लिए बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, बी L2 है तो ये आपका बी और आपका सी, ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो अब आप मुझे बताएं ज़रा, हमने ये मान लिया, हमने माना कि L1, हमने क्या मान लिया कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पे, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, इफ L1 इज परपेंडिकुलर L2 देन L1 कामा L2 इज रिलेटेड टू ईच अदर। इट मीन्स, यहाँ पे लिख देंगे, इट मीन्स L1 कामा L2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। परपेंडिकुलर होंगे तो रिलेशन में आएंगे, ऐसा डेफिनेशन में बताया हुआ है। एंड L2 L3 इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको हमने माना हुआ है। नेक्स्ट, अब जरा इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बट, लिख दे रहे हैं बट L1 कामा, यहाँ पे लिखेंगे बट देखिए ए बी सी, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3, हेंस ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, हेंस L1 L3 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करिए कि L1 L2 रिलेशन में आ रहा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर हुए हैं, L2 L3 आ गया तो मतलब A B आया, B C आया, बट A C नहीं आ रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, नहीं सॉरी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें कैसे मालूम हो गया कि ये चीज़ नहीं है। और संक्रामक नहीं होने, संक्रामक होने के लिए ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ए सी। देखिए ध्यान से सुनिए, दो लाइन खींच देते हैं, एक लाइन है ये L1 है, एक लाइन L2 है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझने की कोशिश करिए कि अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L3 को कैसे खींच दूँ कि वो, मान लीजिए L3 को ऐसे खींच दे रहा हूँ, तब तो यही दोनों परपेंडिकुलर हुई है। ये कहाँ हुई है परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए L3 है, ये L1 L3 परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखिए, L1 L3 परपेंडिकुलर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो पर L1 L2 हो गया, पर L2 L3 नहीं हो रहा ना, ध्यान से देखिए, L2 L3 नहीं हो रहा है, अच्छे समझने की कोशिश करिए। पर हमने कहा कि इस प्रकार से खींचो कि L1 L2 के परपेंडिकुलर हो जाए और L2 L3 के, तो L2 L3 के परपेंडिकुलर कब होगा, जब इस लाइन को यहाँ खींचना पड़ेगा, ये L3 है तो L1 L2 के परपेंडिकुलर हुआ, L2 L3 के परपेंडिकुलर हुआ, पर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि ये दोनों, यानी कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के है, बट L1 एंड L3 इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट इसके पहले जो हमने प्रूव किया सिमेट्रिक व सिमेट्रिक रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन, ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, देखिए रिलेशन के अंदर एलिमेंट आते हैं, क्योंकि रिलेशन एक सेट है, और बट याद रखे रहिएगा कि उस रिलेशन वाले सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, जो
वैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा जाएगा जो रिलेशन गिवन रिलेशन की डेफिनेशन को पूरा करेंगे। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखे रहिएगा। अदरवाइज वो रिलेशन वाले जो रिलेशन से बनने वाला जो सेट है उसमें वो एलिमेंट का काम नहीं कर सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ही है ना? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ये देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। पढ़ देते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट दिया गया है और मान लीजिए सेट का नाम है ए। तो एक सेट है ए और उस कुछ इस प्रकार से दिया गया है 1 2 3। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई। अब इससे बनने वाला जो रिलेशन है वो दिया गया है, रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3, कामा लगाते रहेंगे क्योंकि ये एलिमेंट का काम कर रहे हैं और एलिमेंट के बीच में कामा होता है सेट के अंदर। 3 3 1 2, उसके बाद 2 3। अब हमें बताना है कि इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इज क्या बताना है? इज रिफ्लेक्सिव but neither symmetric but neither symmetric nor transitive। यानी कि स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है लेकिन ना तो सममित है ना ही संक्रामक है। ना तो सममित है ना तो संक्रामक है। तो सेट दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, तो रिलेशन से ही हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। और कुछ इस प्रकार से दिया गया है 1 1 दिया गया है, कामा 2 2 दिया गया है, कामा 3 3 दिया गया है, कामा 1 2 दिया गया है, 2 3 दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, यानी कि स्वतुल्य संबंध पे बात करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए कैसे टाइप होने चाहिए? ए बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि सभी के डबलेट्स होने चाहिए। बी बिलोंग होनी चाहिए, यानी कि ऑल द एलिमेंट हैविंग द गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर सभी अवयव खुद के साथ रिलेशन में है तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सभी एलिमेंट बोले तो किसका? उस सेट का सभी एलिमेंट। तो ये एक सेट है 1 2, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, इसलिए ये है, यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? अगर पूछा जाए तो ये आइडेंटिटी है, तो आंसर होगा आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में आपने देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ डबलेट्स होते हैं, वो दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ लेता कि क्या यह आइडेंटिटी है, तो आंसर होगा आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए वहाँ पे हमने बताया था ईच रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी बट ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे because 1 1 is belonging in the relation, comma 2 2 belonging in the relation, comma 3 3 belonging in the relation। 3 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में आए हुए, प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, तो हैं, हेंस तीनों के डबलेट्स हैं, हेंस R is रिफ्लेक्सिव। आर स्वतुल्य संबंध है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आसान था ये।
उसके बाद दूसरा सिमेट्रिक, हिंदी में बोलेंगे संक्रामक, नहीं यार सम्मित बोलते, संक्रामक नहीं सम्मित, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती, सिर्फ जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आ रहा है। सम्मित, सम्मित में आपने क्या देखा था कि सम्मित में आपने देखा था कि अगर ए बी उस रिलेशन में बिलोंग करता है तो साथ ही साथ क्या बिलोंग करना चाहिए, बी कामा ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये आपका संक्रामक होता है। यानी कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे के साथ हो और दूसरा पहले के साथ हो, अगर एक दो तो दो एक भी हो। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, ऐसा है क्या। तो एक एक है, एक एक का उल्टा एक एक होगा। मान लीजिए अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए बी है तो बी ए क्या होगा, बी ए। अब उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो एक और एक ही होगा, तो ये आपका बी मान लीजिए, आपका ए। तो क्या यहाँ पे दोबारा लिखना चाहिए इसको एक कामा एक को, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है और सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। यानी कि जो डबलेट्स होते हैं, हमने बताया था कि डबलेट्स सिमेट्री के लिए क्वालिफाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा काम, ये तो सही है। अब अगर हम इसको ए बी मानते हैं, अगर हम इसको ए कामा बी बोलते हैं, तो डबलेट्स के लिए तो चलिए ठीक है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये ए है, यहाँ पे भी पास हो जाएगा, यहाँ पे भी क्वालिफाई है, क्वालिफाई है, क्वालिफाई, यहाँ पे भी क्वालिफाई है। क्यों? क्योंकि दो दो उल्टा करेंगे तो भी हो जाएगा, दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पे भी क्वालिफाई है, क्वालिफाई है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए ये ए रहा, ये बी रहा, बी ए होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी ए होने के लिए आपके पास जो एलिमेंट होने चाहिए वो 2 कामा 1 होने चाहिए, जो कि इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और किसी भी रिलेशन के ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। यहाँ पे लिखना बिकॉज, यहाँ पे लिखना बिकॉज 1 कामा 2 बिलोंग इन रिलेशन बट 2 कामा 1 is not belonging in a relation, hence R is not symmetric। सममित नहीं है, सममित नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताऊं कि नहीं होने के लिए जहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ी दिख जाए वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर सही होने के लिए आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हमें चेक करना था वो चेक करना था ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, यानी कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। संक्रामक के लिए आप जानिए, एक ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, एंड बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ए कामा सी बिलोंग करे, ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। चेक करते हैं क्या ऐसा है क्या, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए करते हैं, ये बात भी याद रखे रहिएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, रिलेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ पे अब ज़्यादा भीड़ हो गया है। तो रिलेशन था 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3 कामा 3 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3, ये रिलेशन था आपका। चेक करते हैं ए बी, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए बी, बी सी, बी सी कौन होगा, जो बी से स्टार्ट होगा, बी की वैल्यू 1 है, जो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा बी सी, ए बी बी सी। अब ए सी के लिए क्या चाहिए, 1 2 है ना इस रिलेशन में, ध्यान से देखिए ये है भाई। ए सी के लिए यही करेंगे, ए सी 1 कामा 2, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, एक बार लिख दिया जा चुका है, अभी तो यह सही है सेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए तो ये क्वालिफाई है, यानी कि इस ए बी और इस बी सी के लिए ये क्वालिफाई है, ये है।
पर इतने से नहीं मानने वाले हैं। ए बी एक चेक करके देख लिए, हमें सारा चेक करना है, बिना सारा चेक किए हम अभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, आपको सारा चेक करना पड़ेगा। ये ए बी के लिए क्वालिफाई, जब हम इसको ए बी लेते तो वो बी सी है, और इस तरह से ये सिमेट्रिक के लिए अभी तो क्वालिफाई हो रहा है, हो नहीं गया है, हो रहा है, यानी कि ये रिलेशन अभी हो रहा है, ट्रांजिटिव के लिए अभी क्वालिफाई हो रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब अगर हम इसको बी ए बी बोल देते हैं, ए बी, तो बी सी कौन होगा, जो बी से स्टार्ट होगा, और बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2, 2 से स्टार्ट है, तो बी सी। तो ए सी कौन होना चाहिए, 2, 3 है। अरे भाई ए सी के लिए कौन आना चाहिए, 2, 3। वापस से 2, 3 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है, और सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो नहीं लिखेंगे इसको। तो मतलब इसके लिए भी जब ये ए बी का काम करेगा तब भी वो क्या है, तब भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे। तो अब अगर इसको ए और बी बोलते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होगा, तो बी सी मतलब ए बी ये हो गया, बी सी, बी से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो बी सी काम करेगा। बी है 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो हमने बताया था कि अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई है। तो इसके लिए भी जब ये ए बी का काम करेगा तो भी ट्रांजिटिव होगा, अभी हो रहा है। आगे चले जाते हैं, इसको ए बी बोल देंगे, जब हम इसको ए बी बोल देंगे, जब हम इसको ए बी बोलने लगेंगे, ठीक है, तो बी ए बी ये हो गया। तो 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो बी सी होगा, तो बी सी के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये भी होगा, बी सी के लिए ये भी होगा। तो जब बी सी के लिए एक एक को चेक करेंगे, जब ये बी ये होगा, बी सी ये होगा, तो ए सी क्या होना चाहिए, 1, 3। तो आप लोग देखिए ध्यान से, जब हमने इसको ए बी ले लिया तो बी सी वही होगा जो 2 से शुरू होगा, 2 से ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, पर अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बी सी है 2, 3, तो ए सी क्या होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए था 1, 3। 1, 3 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बस आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे, अब इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे मैथमेटिकली, लिखेंगे बिकॉज इन रिलेशन, चूँकि संबंध है आर में, इन रिलेशन आर में 1, 2 बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड 2, 3 बिलोंगिंग इन द रिलेशन, but AC, but 1, 3 is not belonging in the relation। ये रहा आपका A, ये B, ये B, ये C, ये A, ये C, ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है। हैंस ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, यही मैटर को ख़राब कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस, अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझ जाइए, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, अतः संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही एफर्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होता है, पर इंटरेस्टेड भी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा। आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए, धैर्य बना के पढ़िए। इसमें आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मीन्स जो अगला एग्जाम्पल है उसको करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एग्जाम्पल हैं टोटल, एग्जाम्पल नंबर 5 को करवाते हैं। खुदा
दिल कहीं तुम छुपा लो अकेले। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण संख्या 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई, लिख देते हैं इसको। सो दैट द रिलेशन, शो दैट द रिलेशन so that the relation are in the set z, z means पूर्णांक, integers, z of integers, हिंदी में लिख देते हैं यार, यहाँ पे पूर्णांक बोलते हैं इसको, पूर्णांक, गिवन बाई यहाँ आ जाएगा। साला यार नहीं बन रहा सही से, पता नहीं क्या हो गया है, कलाई नहीं घूम रही है। आर को किसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, चलिए इधर ही लिख देते हैं। आर को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। आर इज इक्वल टू, इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे ए कॉमा बी, वो इस प्रकार से आएंगे कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है? देखिए रिलेशन के अंदर उन सेट के जब कार्टेशियन, देखिए जो सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आता है, और वही ऑर्डर्ड पेयर मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल के ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उसमें से चुने जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कि वो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल किया जाए, तो वही के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंतर्गत आते हैं और वो एलिमेंट का काम करते हैं। तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? उस सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वहाँ से ऐसे, यानी कि उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उनमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिनमें पहले ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस करें और जो रिजल्ट आए वो 2 से डिवाइड हो जाता हो, वैसे नंबर को लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सेट दिया गया वो जेड का दिया गया, पूर्णांकों का दिया गया है। तो मान लीजिए वहाँ से 4, 5, 6 ऐसा करके पूर्णांक हैं। तो अब जब ऑर्डर्ड पेयर बनाना, मतलब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया, यानी कि जेड क्रॉस जेड निकाला गया, तो 4, 8 आ गया मान लीजिए। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए थोड़ी देर के लिए, तो 4, 8 इस रिलेशन में आएगा। यदि हम 4 - 8 करें तो कितना आ जाएगा? -4, और वो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड। तो भैया वो 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब ये a था ये b था, जब a माइनस बी किए और 2 से क्या हो गया? वो डिवाइड्स हो गया। अगर वो 2 से डिवाइड्स हो गया तो ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन के लिए एलिमेंट का काम करेगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें पहले और ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस करें और वो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है इसलिए इसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे, इसको कंसेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो अच्छा क्या कह रहा क्वेश्चन में? तो लिखा ही नहीं पूरा। कह रहा कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पूरा नहीं लिखा था। गिवन बाय इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन, यानी कि आपको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है ये? तुल्यता, ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध बोले तो यानी कि रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं, इक्विवेलेंस है, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, और ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले चेक कर देंगे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वही तो इक्विवेलेंस होता है। तो मुझे तीनों चेक करने पड़ेंगे। स्वातुल्य संबंध को चेक करते हैं। तो जेड क्या है, एक मतलब आपको दिखा देते हैं कि जेड लगभग क्या हो सकता है। जेड कुछ इस प्रकार से होगा, जो सेट है जेड वो कुछ इस प्रकार से होगा ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 डॉट डॉट डॉट। वैसे इतने बड़े सेट को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, पर लिखने की मतलब समझाने के लिए ऐसा किए हैं। -1 है, -2 है, -3 है, डॉट डॉट डॉट। याद रखे रहना कि जो इंटीजर होता है वो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अब तुल्यता संबंध में क्या होता है कि उसी के साथ उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ उस सेट, देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जो सेट दिया गया होगा उस सेट के एक एलिमेंट को उठाइए और उसका उसी के साथ रिलेशन बनाइए। तो और उस सेट में आए हुए प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो रिलेशन में तब आएगा जब वहाँ से एलिमेंट को उठाओगे उस सेट से और उसको माइनस कराओगे और वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में मुझे उसी एलिमेंट के साथ काम करना है, यानी कि अगर मैं एक को उठाता हूँ तो एक ए भी होगा और दूसरा वाला एलिमेंट भी एक होगा, तो वहाँ पे ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा। तो ज़रा मुझे बताइए, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, मान लीजिए उस सेट से 1 को उठा लिया, तो 1, 1, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा तब कब करेगा, जब 1 - 1 करें, जब 1 - 1 जो आएगा वह 2 से क्या हो, 2 से वह विभाज्य हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो, ऐसा तब होगा। तो ज़रा करते हैं, देखते हैं। तो 1 - 1 कितना है, 0, जो कि 2 से क्या है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 2 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये तो 1 के लिए हुआ, क्या ऐसे 2 के लिए भी होगा? हाँ, 2 के लिए भी ऐसे होगा। 2 में से 2 निकालेंगे 0 आएगा, जो कि 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसे 3 के लिए भी होगा, 3 - 3 करोगे 0, ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा। मान लीजिए -1 को उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप -1 को उठा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से -1 को उठाया, तो -1 को माइनस कर देना -1 से, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ए और बी सेम होने चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, -1 + 1 मिलकर कितना बन जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ इस सेट में उपस्थित सारे एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन बन रहा है। हमें कैसे मालूम स्वयं के साथ रिलेशन बन रहा है? हमने इस रिलेशन वाली कंडीशन में रखा और इस रिलेशन की कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है, यानी कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ और उनको माइनस कर रहा हूँ, तो वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी रिलेशन को होने के लिए हमें सारे एलिमेंट पे चेक करने पड़ते हैं। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर का सेट है, तो आप सारे पे तो कर नहीं पाएंगे, पर हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट is related to each other because when we subtract them the result will be divides 2। ठीक, तो यहाँ पे इस बात को आप शॉर्ट फॉर्म में अब डेफिनेशन के माध्यम से इसको ही हम प्रूव कर देंगे, सेट कर देंगे। समझिए बात को, देखिए कैसे करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार से ये सारे एलिमेंट के लिए हो रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको किस बात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन के अंदर तभी आएगा जब ये डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, या उल्टा भी, अगर डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो रिलेशन के अंदर आएगा। दोनों बातें आपको जाननी है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज फॉर ऑल, ये फॉर ऑल है, बिकॉज फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंगिंग इन रिलेशन, या इसको ऐसे लिख देंगे बिकॉज
यहाँ पे लिखना बिकॉज a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिवाइड्स 2। ऐसे सबके लिए होगा। 0 यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 और 0 2 से विभाज्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, अतः स्वातुल्य है। दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, यानी कि सममित संबंध की बात करते हैं। तो सममित में क्या करेंगे बताइए आप। यहाँ से 2 एलिमेंट उठाएंगे। अब मान लीजिए हमने उठाया 2,4 को। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यही सममित में आपने यही तो सीखा है कि अगर 1 2 रिलेशन में आएगा, 2 1 भी आए, यानी कि ए भी है तो बी ए भी हो, यही तो जानते हैं आप। सममित के लिए ही करेंगे। तो चेक करते हैं जरा, देखते हैं 2 एलिमेंट के लिए। तो एक बात मुझे ये बताइए, यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब जैसे मान लीजिए 4,2 इस रिलेशन में आएगा, कब? ये 4,2 इस रिलेशन के अंदर कब आएगा? जब 4 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 4 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? तो क्या 2 2 से डिवाइड है? 2 2 से डिवाइड है, तो अतः डिवाइड है। तो ये रिलेशन में आएगा। अगर 4,2 इस रिलेशन में आ रहा है तो क्या 2,4 भी आएगा? चेक करते हैं। 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? -2। -2 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड है, तो ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे सबके लिए है। क्या 1 -2 आएगा? 1 -2 आएगा? अगर देखो वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ही रिलेशन में आएगा, अगर ऐसा है तो ही उस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चेक करते हैं। अगर नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये, अभी देखिए ध्यान से सुनिए, क्या कर देते हैं यहाँ पे। अब चेक करने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए आप लोग भाई। हाँ, नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा है तो 1 और 2 लेंगे तो 1 और 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 1, तो 2 और 1, मान लीजिए 3 और 4 ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे लेट मान लेंगे कि ए और बी वहाँ से 2 इंटीजर हैं। लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स in the given सेट Z। मान लेंगे कि A और B 2 इंटीजर हैं जो उस सेट से लिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और क्या मान रहे हैं? और मान रहे हैं कि एंड A माइनस बी को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड लेट आल्सो, एंड एक काम करते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, फिर ऊपर जो है लगाना शुरू करते हैं। भाई ये इसको हम एग्जांपल से नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ही ये लंबा जाएगा, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट सेट है ये। तो इसको अब हम थ्योरेटिकल मेथड से या फिर कंसेप्चुअल मेथड से समझाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की, यानी कि सममित है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर, टू इंटीजर, या एक तरीके से कह देंगे
इन गिवन सेट जेड, माना आप हिंदी में लिख देंगे कि माना ए व बी दिए गए समुच्चय या दिए गए सेट, दिए गए समुच्चय जेड में से 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं। अब एंड ए माइनस बी जो आता है, एंड ए माइनस बी इज डिवाइड्स एंड 2 इज डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। एंड 2 इज डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसा हमने मान लिया। हमने माना कि जो 2 है वो ए माइनस बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ गए आप लोग? तो मुझे एक बात बताइए ज़रा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि और माना 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड करता है। एक बात अलग साइड में समझाते हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई 2 किसी नंबर को डिवाइड करता है, देखिए भाई, अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा या कुछ वैल्यू आएगी। और जो वैल्यू आएगी 2, ध्यान से देखिए, क्लास 10th में भी आपने ये बात पढ़ी है, 2 जिस नंबर को काटेगा वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 जिस नंबर को काटेगा, डिवाइड करेगा, वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे देखिए, 2 किसको काटता है, 4 को। 2 किसको काटता है, 6 को। 2 किसको काटता है, 8 को। 2 किसको काटता है, 16 को। तो अगर 2 की टेबल 4 में जा रही है तो 4 को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। और ये जो समथिंग है ना, ये कोई इंटीजर होगा। ये समथिंग क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को लिख देंगे, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। समथिंग कोई इंटीजर, मान लीजिए वो 3 है, यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक। अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 को लिख देंगे 2 इंटू 4। 4 वही समथिंग है। अगर 2 16 को डिवाइड कर देगा तो 16 को लिख देंगे, तो हम 16 को लिख देंगे 2 इंटू 8, और 8 वही क्या है, समथिंग है। तो यानी कि 2 जिस नंबर को काटेगा उस नंबर को हम 2 इंटू समथिंग लिख देंगे। समथिंग बोले तो कोई इंटीजर होगा, 2 4 6 8 10 1 0, या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये बात नोट किया रहना। तो यहाँ पे आप बात को समझो, अच्छे समझने की कोशिश करो। क्या समझना है यहाँ पे, अच्छे से ठंडे दिमाग से समझा दे रहे हैं कि अगर 2 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को 2 इंटू एक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। 2 इंटू कोई एक इंटीजर, 2 इंटू कोई एक इंटीजर। जैसे यहाँ पे अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को 2 इंटू एक इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर अगर नहीं करेगा तो नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 3 को 2 इंटू समथिंग नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आप याद रखिए, समझिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ में। अब कह रहा है कि 2 इज डिवाइड्स ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है। 2 इंटीजर को जब माइनस करते तो एक इंटीजर ही आता है, और जो इंटीजर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि वो इंटीजर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ए माइनस बी आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर जो आएगा, मान लीजिए वो 8 आ गया, जब ए माइनस बी किया तो 8 आ गया, और 8 को हमने मान लिया कि वो 2 से डिवाइड है, तो 8 को हम 2 इंटू समथिंग करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू सम इंटीजर्स करके लिख सकते हैं। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आगे आप इसी पे हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब है कि 2 एक पूर्णांक को डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक संख्या को डिवाइड कर रहा है, और 2 जिस संख्या को डिवाइड करता है उस संख्या को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इफ़ 2 इज डिवाइड्स a माइनस बी देन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू यम। बात को समझो। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी, हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस भाई जिसको डिवाइड करेगा उसी को लिखना है 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में। तो ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए a माइनस बी को लिख देंगे 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। और हमने बताया कि समथिंग कुछ और नहीं, समथिंग एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, जो कि 2, 4, 6, 8 हो सकता है, पर क्या है मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर को यम ले रहा हूँ। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 यम। यहाँ पे लिखेंगे वेयर यम इज इंटीजर, यम इंटीजर है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़रा मुझे आप एक बात बताइए कि अगर a माइनस बी करने पे 2m आ गया, तो जब b माइनस a करते हैं तो क्या आएगा। अरे भाई b माइनस a करेंगे तो ये भी एक इंटीजर आएगा, और वो इंटीजर आएगा तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे b माइनस, अगर a माइनस बी करने पे m आ रहा है तो b माइनस हेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो देन b माइनस a इज इक्वल टू, एक इंटीजर आएगा वो भी। आप देखिए, अगर आप 8 माइनस 4 करते हैं तो 4 आता है, 4 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। वही चीज़ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हेंस b माइनस a इज इक्वल टू 2n आएगा, माइनस में आ जाएगा। ये चीज़ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यार गलत हो रहा है यहाँ पे, 2n नहीं, माइनस में आ जाएगा। अगर a माइनस बी 2m के बराबर है, अच्छा समझिए इस बात को ध्यान से देखिए, अगर a माइनस बी 2m के बराबर है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, उल्टा नहीं, हाँ ठीक है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 इंटू समथिंग लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 इंटू समथिंग लिखा जाएगा। अब इसका उल्टा जरा एक बार समझिए, इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा है तो वो 2 से डिवाइड होगा। क्या बोला था इसके पहले, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बोला कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड है तो उसको 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। उल्टा क्या है कि अगर किसी भी नंबर को 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी करने पे 2m आ गया, तो b माइनस a करने पे कितना आएगा, माइनस में 2m आएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कितना आ जाएगा, माइनस में 2m आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में, माइनस को ऐसे ले दीजिए और इस माइनस को यहाँ लेके चले जाइए। और यम क्या था, ये पूर्णांक था। मान लीजिए कि ये पूर्णांक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो ये जो b माइनस a है ये 2 इंटू एक पूर्णांक लिखा गया है। 2 इंटू क्या, एक पूर्णांक, और जिसे 2 इंटू एक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे 2 इंटू एक इंटीजर के रूप में लिखा जा सकता है, वह 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हेंस b माइनस a इज डिवाइड्स, b माइनस a इज डिविजिबल बाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं हेंस 2 डिवाइड्स b माइनस a। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2 डिवाइड्स b माइनस a, और अगर 2 b माइनस a को डिवाइड करता है देन b कामा a बिलोंगिंग इन द रिलेशन, और अगर b और a इस रिलेशन में आ रहे हैं, हेंस यहाँ पे लिख देते हैं हेंस r इज सिमेट्रिक, हेंस r इज सिमेट्रिक। सममित है ये कैसा है, सममित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फुल एफर्ट के साथ हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप नोट करिए, और ऐसे सब के लिए होगा। ये तो मान लीजिए 2 इंटीजर ले लिया, ऐसे प्रत्येक इंटीजर के लिए ये बात सही होगी।
यहाँ पे लिख देंगे ऐसे सभी के लिए ये बात क्या होगी, सही होगी। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सभी इंटीजर के लिए यह सही होगा। यानी कि वह सभी इंटीजर मतलब इस सेट में वह इंटीजर, उन सभी इंटीजर की बात किया जा रहा है जो 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। चलिए इस तरीके से आप हम सिमेट्रिक को भी दिखा देंगे। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अब एक लास्ट देखेंगे जिसका नाम है ट्रांजिटिव। किसको देखेंगे, ट्रांजिटिव को देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग थोड़ी देर के लिए। चलिए इसके बाद जो है मिटा देते हैं इसको। अब इसको ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको ये जो 2 वाला मैटर था ना ये समझाना था, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अब आप इस बात को नोट किए रहना कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उस नंबर को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, या अगर कोई भी नंबर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वो 2 से क्या है, डिवाइड है। दोनों तरफ से आपको बातें आनी चाहिए। आप अगर एक तरफ से सीखते हैं तो आपके लिए समस्या है, तो आप समझ में नहीं मतलब समझ नहीं पाएंगे, आपको बातें पकड़ में नहीं आएंगी। तो आपको जैसे फार्मूला होता है ना, मैथ्स में फार्मूला भी आप दोनों तरफ से सीखें। क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट को हमने देखा है कि एक तरफ से याद कर लेंगे, बस हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही उल्टा आ जाता है तो फंस जाते हैं। तो आपको उल्टा भी याद करना और सीधा भी याद करना है। चलिए अगला जो मुझे प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना है, ट्रांजिटिविटी। इसके बाद तीसरी बात प्रूव करनी कि ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आपने क्या देखा था कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे लेट, उसकी बार हिंदी में लिख देते हैं, माना ए बी, यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी, माना ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड, अब ए बी आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, बी सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। हमने मान लिया कि ये रिलेशन में है, तो अगर ये रिलेशन में है, यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। ये तो मतलब होगा, इसका मतलब है कि ए माइनस बी जब किए होंगे तो इसका मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स, जब हमने ये मान लिया कि ए माइनस बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इट मीन्स 2 डिवाइड्स, इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। आगे इट मीन्स 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। देखते रहिए आप लोग। तो अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m, वेयर m बिलोंगिंग इन z, जहाँ पे m z से बिलोंग करेगा, m कोई इंटीजर होगा, जैसे 2 गुणे 4, 2 गुणे 3, 2 गुणे 5। इट मीन्स b माइनस सी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n आ जाएगा भाई, क्योंकि b और c दूसरा नंबर है, उसको घटाएंगे दूसरा नंबर आएगा। अब जैसे यहाँ पे a माइनस बी करने पे मान लो 8 आ गया, तो क्या b माइनस सी करने पे भी 8 है? ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। तो जब 8 आ जाएगा तो उसको 2 गुणे समथिंग लिखेंगे, 16 आ जाएगा तो उसको 2 गुणे समथिंग लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे दूसरा इंटीजर लिए हैं। नहीं तो आप लोग कहिए कि यहाँ पे 2m लिए हैं, यहाँ पे 2n क्यों लिए हैं? इसका जो अंतर होगा कुछ और आएगा। तो जब कोई दूसरा नंबर होगा तो उस दूसरे नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू दूसरा इंटीजर लिया जाएगा, यहाँ पे दूसरा इंटीजर लिया जाएगा। कन्फ्यूज मत हो जाएगा यहाँ पे भी n बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? z से। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। अब करते ये है कि आपने ट्रांजिटिव में क्या आपको करना है कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी क्या होना चाहिए? तो अगर a माइनस सी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह देंगे कि
ए कामा सी भी उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब ए माइनस सी को करना है तो इसका मतलब बी को क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। समझिए बात को, ए बी इस रिलेशन में आ गया, बी सी आ गया। अगर ए बी आया है तो ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, बी सी आया है तो बी माइनस सी 2 से डिवाइड होगा। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो ए सी अगर रिलेशन, ए सी रिलेशन में कब आएगा, जब ए माइनस सी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि ए माइनस सी अगर 2 से डिवाइड होगा तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। क्या प्रूव करना है, ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर लेके आना है। इसके लिए मुझे बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और बी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो समझिए बात को क्या करते हैं इसके लिए। तो ज़रा इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे माइनस में सी प्लस में बी इज इक्वल टू 2n। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बी को हटाना है तो ऐड करेंगे तभी हटेगा, और नहीं साइन चेंज हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, ये फर्स्ट था, और माइनस में c प्लस में b इज इक्वल टू 2n। ऐड कर देंगे जब इसको तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2m माइनस 2 में कितना n, यहाँ पे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे m माइनस में कितना आ गया n, और m क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। दो इंटीजर को जब माइनस करेंगे तो एक इंटीजर होगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 और इसको कह देंगे p, और p क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, p बिलोंगिंग इन इंटीजर। यानी कि a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। और अगर किसी भी चीज़ को 2 इंटू इंटीजर के फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब वो चीज़ 2 से डिवाइड होंगी। यहाँ पे लिखेंगे हेंस 2 डिवाइड्स, 2 विभाजित करता है किसको, a माइनस सी को। और अगर ऐसा है, अतः ऐसा अगर है, अगर a माइनस सी कट जाता है 2 से तो इसका मतलब वो रिलेशन में आएगा। हेंस अतः a कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो हमने देखा अतः a कामा b बिलोंगिंग इन रिलेशन एंड b कामा c belonging in relation and a कामा c also belonging in the relation a कामा c also belonging in the relation। इन तीनों बातों को देखते हुए अतः हेंस आर इज ट्रांजिटिव, और आर ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। तो आर तीनों रिलेशन प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को, हेंस नाउ वी कैन say that R is reflexive, symmetric and transitive। So R is equivalence रिलेशन। अतः R एक तुल्यता संबंध है
तुल्यता संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल को बड़े ही आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।